हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के आज के अंक में हम मई माह की जो योजना है उसका यानी भारत का ताना बाना या हमारा ताना बाना उसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अभी तक जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने संपादकीय को देखा और देखा कि भारत के बुनाई की विविधता यानी कैसे वो हर राज्यों में है और भारत की बुनाई कैसे सस्टेनेबिलिटी या स्थिरता को बढ़ावा देती है। इस वाले में हम पार्ट 2 में हम देखेंगे कि भारत की बुनाई कैसे कोलैबोरेशन और सांस्कृतिक प्रभाव को उत्पन्न करती है या उससे हुए जुड़ी हुई है। दूसरा हम अगर इसमें देखेंगे कि भारत में हथकरघा उत्पाद जो है वो कैसे लोकल से ग्लोबल हो रहा है, स्थानीय से कैसे वैश्विक स्तर पर जा रहा है। इन दो चीज़ों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं भारत की बुनाई, सहकारिता और अंतर सांस्कृतिक प्रभाव, यानी भारत की बुनाई है उसका कैसे कोलैबोरेशन हो रहा है और उनका आपस में सांस्कृतिक प्रभाव कैसे है। और इस पूरे आर्टिकल को हम इन अपने सुविधा के अनुसार इन टॉपिकों में विश्लेषित करके देखेंगे। जैसे भारत की बुनाई कला की सृजनात्मकता क्या है उसको समझेंगे। उसमें एक बड़ी बेहतरीन कहानी है, एक मिथक कहानी है, उसके बारे में समझेंगे। एक विश्वकर्मा यानी बुनकर के देवता या इस तरह के हस्तशिल्प के देवता विश्वकर्मा जी और एक दैत्य वृत्र की कहानी है, उसको समझेंगे। और फिर देखेंगे कि भारत में बुनाई की जो समृद्ध परंपरा है उसकी कैसे ऐतिहासिक जड़ें हैं और बुनाई कला समाज की सृजनात्मकता और सांस्कृतिक संचरण का प्रतीक कैसे है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसी दौरान अगले में हम देखेंगे कि भारत के जो बुनाई है उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को, जैसे बनारसी है, कांजीवरम है, पटोला है, इन आदि चीज़ों को देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि पारंपरिक बुनकरों और समकालीन या मॉडर्न डिज़ाइनरों में कैसे इनके बीच में सहयोग बढ़ रहा है और इससे कैसे पारंपरिकता और आधुनिकता के मिश्रण से कैसे भारत की बुनकर कला सफल हो रही है, आगे बढ़ रही है, उसको हम इन पहलुओं के आधार पे समझते हैं। भारतीय बुनाई कला की सृजनात्मकता। भारत में अगर बुनाई कला को समझना हो, बुनकर या बुनाई की चीज़ों को, तो इसमें ये जो बात कही गई है कि ये सृजनात्मक है, ये रचना है। और सृजनात्मकता, जैसे कला संस्कृति वाला जब आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था योजना ही, तो उसमें ये देखा था कि कला जो होती है वो हमारे अंतरात्मा की अभिव्यक्ति होती है। उसी तरह से ये बुनाई कला भी उसी कला में ही देखे थे कि हस्तशिल्प और बुनाई भी एक तरह से कला की ही श्रेणी में आती है। तो ये भी हमारे अंतरात्मा की अभिव्यक्ति है। कैसे इसको सीखा जाता है, इसके बारे में एक मिथक है कि कला को आप चोरी करके नहीं सीख सकते हैं। उसमें एक उदाहरण देते हैं, ये बताते हैं कि एक देवता थे और ये दानवों और देवताओं की बुनाई की रहस्यमय कला को लेकर था कि देवताओं के दिव्य लोक में अद्वितीय बुनाई का अंधकार और अराजकता फैला देंगे। फिर इन दोनों के बीच में परंपरा हुई, किसके बीच में? देवता विश्वकर्मा के बीच में और दानव वृत्त के बीच में। और इसके बाद अपने सृजनात्मकता के धनी विश्वकर्मा के कौशल ने एक प्रतियोगिता में इस वृत्त को परास्त कर अराजकता फैलने से पृथ्वी को बचाया था। और इस तरह से देखा जाए तो बुनाई की कला एक पवित्र उपहार बनी हुई है जो सच्चे हृदय से सीखी जाती है और दैवी रूप से निर्देशित हाथों में लोगों को ही ये सौंपी जाती है। यानी जो बुनाई कला है, ये जो बुनकर लोग होते हैं, ये मिथक और कला को बताते हैं कि ये जो है किस उद्देश्य से, सच्चे हृदय से ही कोई सीखना है तो सच्चे हृदय से सीख सकता है और दैवी रूप से निर्देशित हाथों यानी सही हाथों में ही ये जानी चाहिए। ये इस भारतीय बुनाई की कलात्मकता का जो है आप मिथ की कहानी के द्वारा ये समझाने की कोशिश की जाती है। और इसमें अगर अपनी पौराणिक उत्पत्ति के बारे में छोड़ भी दिया जाए तो बुनाई, वीविंग भारतीय समुदायों के सामाजिक और महत्वपूर्ण रूप से आर्थिक ताने बाने में गहराई से अंतर्निहित है और सदियों से इसने अनगिनत कारीगरों और उनके परिवारों को आजीविका प्रदान की है। साथ ही यह कौशल जीविका और आर्थिक सशक्तिकरण के संसाधन के रूप में भी काम कर रहा है। तो यानी यह सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान और उसके विकास का तो साधक है। ये है समाज के कमजोर वर्गों के जीविका और आर्थिक सशक्तिकरण का भी ये कारण है। कौन? बुनाई या बुनकर कला। ठीक है। भारत में बुनाई की समृद्ध
परंपरा की ऐतिहासिक जड़ें, जैसे ये माना जाता है कि भारत में जो बुनाई है इसकी जड़ें ना ऐतिहासिक रूप से है। कहाँ से? जब हम अगर देखें तो सिंधु सभ्यता से ही, यानी सिंधु सभ्यता क्या है, 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच से ही हमें अपनी बुनाई की हमारे यहाँ बुनाई या कपास का लक्षण मिलता है। कैसे? जैसे वहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली, जो टेराकोटा मिले, वो सब कपड़े से उसमें दिखा गया कि वो कहीं ना कहीं कपड़े पहनते थे। अब कपड़ा पहनते थे तो इसका मतलब कपड़े का उत्पादन होता था, और कपड़े का उत्पादन होता था यानी कपास होता था। तो अब जब अगर हम मूर्तियों को बना रहे हैं, वो कपड़ा पहने हुए हैं, इसका मतलब कि उस समय हमारे पास कपड़े का ज्ञान था, हमारे पास कपास का ज्ञान था। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में बुनाई के महत्व को और अधिक मजबूत करता है। ऋग्वेद में बुनाई न केवल एक व्यवहारिक आवश्यकता थी, बल्कि इसका धार्मिक और रस्मी महत्व भी था, और ये परंपरा संरक्षण के साथ साथ चलती गई। मुगल, यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य के दौर में भी 1526 से 1857 के बीच में भी भारतीय बुनाई को और अधिक विस्तार किया गया। विशेष रूप से ब्रोकेट, मलमल और मखमल जैसे शानदार वस्त्रों का भी विकास हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय के राजे रजवाड़े जो है इन बुनकर प्रथा का, इन बुनकरों के बने हुए इन चीज़ों को उपयोग करते थे। और स्थिति ये थी कि भारत की जो ये बुनकर कला है, ये केवल ये मतलब ऐसी स्थिति थी कि कई सारे देशों में भारत के आयात पे प्रतिबंध था, क्योंकि लोगों को लगता था कि बहुत सारा पैसा भारत की इस कला पर, इस बहुत कहते हैं जैसे वाइट गुड है, जैसे आज हम कोई रोल्स रॉयल्स खरीदें तो लगता है ना कि बहुत ज़्यादा पैसा उस पर हमारे यहाँ, या कोई CBU यूनिट खरीद रहे हैं कार की तो 100% टैक्स लग रहा है, यानी कोई महंगी वस्तु ले तो उस पर आयात कर सरकार लगाती है। उसी तरह की बात उसमें कई सारे देशों में भारतीय बुनकर कला पे थी, क्योंकि ये अपनी विलासिता और गौरव के लिए जाना जाता था। ठीक है। यूरोपीय प्रभाव में भी इसमें देखा गया तो अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान देखा गया। हालांकि भारत में यूरोपियों के आने के बाद, औपनिवेशिक सत्ता के आने के बाद हमारे यहाँ जो बुनकर थे, जो आप कह सकते हो कि मेन जो कपास उद्योग था उसको तबाह किया गया, और उसके स्थान पे फिर मशीनीकृत किया गया। लेकिन फिर भी इसने भी हमारे यहाँ जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के रूप में कम से कम मशीनीकृत को बढ़ावा देने के लिए आगे किया। तो देखिए, बुनाई कला समाज की सृजनात्मक तथा सांस्कृतिक संचरण का प्रतीक है। कैसे है वो ये बता रहे हैं। देखिए, बुनाई कला में अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारत की स्थायी सृजनात्मक भावना तथा सांस्कृतिक संरक्षण का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई है। यह स्वयं को सहज शिल्प कौशल से आगे बढ़ाकर एक जीवंत सामाजिक और सांस्कृतिक आधारशिला के रूप में विकसित हो रही है। जैसे शुभ समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली आकर्षक साड़ियों से लेकर किसानों द्वारा पहने जाने वाले साधारण कपड़ों तक, बुनाई एक एकीकृत धागों के रूप में कार्य करती है, जो विविध भारतीय सांस्कृतिक मान्यताओं की परतों को एक साथ बांधती है। अगर हम इसके कुछ उदाहरण भी देख लें तो भारत में बुनाई की कुछ अद्भुत उदाहरण देखें तो बनारसी रेशमी साड़ियाँ या बनारसी रेशम की जो बुनाई होती है, यह अपनी भव्यता, सुंदरता और जटिल पैटर्न के लिए जानी जाती है। भारतीय संस्कृति में श्रृंगार या अलंकरण की अवधारणा का जो प्रतीक है, कौन सी? बनारसी साड़ियाँ श्रृंगार और अलंकरण की है। मुगल कला था, जैसे अभी देखे थे अभी पहले वाले लेख में है कि बनारस में मुगल कला के कारण फारसी और इस तरह की चीज़ों का आया था। मुगल कला था, इसमें धातु के धागों, सोने आदि के भी इसमें उपयोग किया जाता था। प्रेरक रूपांतरों से सुंदरता और अलंकरण पर जोर दिया जाता था। यानी भारत में जो बनारसी रेशम बुनाई या बनारसी साड़ी में चीज़ जान लो, वो किस पे है? अलंकरण या श्रृंगार पे बल देती थी। उसी तरह से कांचीपुरी रेशम बुनाई धर्म की दार्शनिक अवधारणा से प्रेरित है, ओतप्रोत है। इसमें धार्मिकता, कर्तव्य और सदाचार का प्रतिनिधित्व है। यानी इसमें जहां अलंकरण और एक तरह से भव्यता दिखेगी, इसमें सादगी दिखेगी। हालांकि इसमें भी समृद्ध बनावट है, जीवंत रंग है, सोने चांदी के धागों से भी बुनी हुई है। लेकिन इसका जो मेन है कि कांचीपुरम की रेशम साड़ियाँ ये सूक्ष्म शिल्प कौशल का है, और इसमें ये सदाचार या धार्मिकता या कर्तव्य की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, दोनों रेशमी हैं, लेकिन इसमें अपनी अपनी संस्कृतियों को आगे बढ़ाने की बात है। इसी तरह से अगर देखा जाए पैठड़ी, ये महाराष्ट्र की है। इसमें जो बुनाई है, पैठड़ी बुनाई, ये है लच,
कोई फोकस्ड अवधारणा का प्रतीक है। यह लक्ष्य निर्धारण और आध्यात्मिक उत्थान को दर्शाती है। इसमें अपनी जटिल बुनाई, जीवंत रंगों और मोर रूपांकनों, मोर का यह किया जाता है, इससे पुरस्कृत होती है। और पैठणी साड़ियों को विलासिता का प्रतीक माना जाता है। ये विलासिता के लिए है। ऊपर अभी देखे थे बनारसी अलंकरण के लिए था, श्रृंगार के लिए था, कांजीवरम धर्म के लिए था, जो है सादगी के लिए था। पैठणी ये विलासिता का प्रतीक है। इसमें पारंपरिक रूप से सोने या चांदी के धागों के साथ शुद्ध रेशम से तैयार इन साड़ियों में डिजाइन को कढ़ाई या छपाई करने के बजाय सीधे कपड़े में बुना जाता है। ये पैठणी साड़ियाँ थी। इसी तरह से गुजरात का पटोला शिल्प विशेष के रूप में पटोला साड़ियाँ वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का ज्वलंत उदाहरण पेश करती थी। पटोला साड़ियाँ गुजरात की सांस्कृतिक विविधता और सांप्रदायिक सद्भाव को क्या करती थी, प्रचार करती थी। यह मतभेदों के बीच मानवता की एकता को दर्शाती थी। यानी जो हमारे यहाँ बुनकर शिल्प था वह भी अलग अलग अपने सांस्कृतिक पहचानों को लेकर चलती थी या चलती हैं। ठीक है। पारंपरिक बुनकरों और समकालीन डिजाइनरों के बीच बढ़ता सहयोग। हाल के वर्षों में देखा जाए तो पारंपरिक बुनकर या ट्रेडिशनल जो वीवर्स हैं और जो समकालीन डिजाइनर है उनके बीच में सहयोग बढ़ रहा है। पारंपरिक बुनकर अपनी परंपरा संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, अपनी सस्टेनेबिलिटी को लेकर चल रहे हैं। कैसे सस्टेनेबिलिटी है? अगर पर्यावरण के दृष्टि से देखा जाए तो उनके द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले तंतु या फाइबर हैं वो नेचुरल हैं और ऐसे प्रोसेसिंग उनका हुआ है जिनमें परंपरागत तरीके से ऐसे प्रोसेसिंग उसमें किया जाता है जिनसे इन्वायरमेंट को कम से कम क्षति पहुंचे। साथ ही में अब जो डिजाइनर हैं वो मॉडर्न दुनिया है। मॉडर्न दुनिया आज का युवा फैशन भी चाह रहा है, साथ ही साथ वो पर्यावरण को लेकर प्रति भी क्या है, संवेदनशील है, जागरूक है। वो अपने फैशन को भी चाहता है और चाहता है कि उसका पर्यावरण के प्रति वो ऐसा चीज पहुंचे जो पहने जो पर्यावरण के प्रति बेहतर हो और साथ ही साथ वो परंपराओं को भी लेकर आज का युवा पीढ़ी चलना चाहता है। ऐसे में इधर समकालीन डिजाइनर हैं और ये बुनकर है, ये दोनों आपस में इनके बीच में गठजोड़ होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, भारत में पारंपरिक बुनाई समुदायों जिसके कारण जैसे देखिए बदलती बाजार मांगों, घटती कारीगर आबादी और बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्त्रों से इनको जो प्रतिस्पर्धा हो रहा है उससे खुद को ढालने के लिए लंबे समय से ये बेचारे संघर्ष कर रहे थे। लेकिन समकालीन डिजाइनरों ने, इनके सहकारिता या कोलैबोरेशन ने इन कारीगरों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अपनी शिल्प विरासत को संरक्षित करने और स्थायी आजीविका सुरक्षित करने के लिए एक बहुत जरूरी मंच प्रदान कर दिया है। यहाँ पे परंपरा और आधुनिकता के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, उनके बीच में क्या हुआ है, सहकारिता हुई है और ये दोनों के लिए जो है लाभप्रद है। जैसे देखिए इस प्रकार का सहयोग पारंपरिक तकनीकों को आधुनिक डिजाइनों के साथ जोड़कर, अगर आप देखें तो अब रेमंड में भी खादी चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने खादी का प्रोत्साहन किया। खादी खुद भी बहुत सारे आधुनिक वस्त्रों, डिजाइनों आदि में चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं कि पारंपरिक वस्तुओं को समकालीन उपभोक्ताओं के लिए प्रासंगिक बनाने में मदद करता है, जिससे उनका निरंतर अस्तित्व और विकास होता रहे। इसमें कौन कौन से मेन डिजाइनर हैं, जैसे सब्यसाची मुखर्जी हैं, अभिनेता अनीता डोंगरे हैं, राहुल मिश्रा हैं, हिमांशु सनी हैं, अनित अरोड़ा जैसे प्रसिद्ध डिजाइनर हैं। वे अपने कार्यों के माध्यम से भारत की कपड़ा विरासत के प्रति गहरा सम्मान और इसके संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शा रहे हैं। ये सारे लोग अपने मॉडर्न जो है डिजाइन और परंपरा दोनों को ऐसा फ्यूजन कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, भारत की जो कपड़ा की विरासत है यह संरक्षित हो रही है और इसके संरक्षण के प्रति भी ये प्रदर्शित इनका कर रहे हैं। और इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे परंपरागत बुनकरों को फायदा हो रहा, दोनों को फायदा हो रहा है। और यही देखिए पारंपरिकता और आधुनिकता के मिश्रण की सफलता देखिए। पारंपरिक और आधुनिक तत्वों के मिश्रण से अद्वितीय और नॉन मेसी कपड़ा निर्माण होता है जो वैश्विक अपील रखता है। यह सहयोग पारंपरिक समुदायों को कई तरीकों से सशक्त बनाते हैं, जैसे कारीगरों को नया बाजार मिल जाता है, डिजाइन विशेषज्ञता मिल जाती है, व्यावसायिक अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा इनके द्वारा जो ये डिजाइनर है, ये नैतिक प्रथाएं और संधारणिकता प्रमुख विचार है, जिसमें से कई डिजाइनर यह सुनिश्चित करते हैं कि जो कारीगर हैं उनको उचित वेतन मिले, नैतिक परिस्थितियों में काम करें, निष्पक्ष व्यापार प्रथा हो। ये सारी पहलू जो है इसमें शामिल
हो जाती है और अपने नेटवर्क और प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर डिजाइनर इन समुदायों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बाजारों के दरवाजे खोलते हैं। इससे न केवल बिक्री बढ़ती है बल्कि बुनकर समुदाय के लिए आर्थिक स्थिरता और विकास के अवसरों को भी बढ़ावा दिया जाता है। यह सहयोग भारतीय वस्त्रों की शाश्वत सुंदरता और शिल्प कौशल को विकसित करते हैं, इस क्षेत्र को पनपने में सहायता करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए देश की समृद्ध बुनाई परंपराओं की स्थिरता या सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित होती है। जैसे हमने बताया कि हमारा सस्टेनेबल क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो हमारा पहले से ही उसका निर्माण कार्य सस्टेनेबल रहा है, कई सारे संस्कृतियों को लेकर चला है और अब जैसे उसको हम आधुनिकता के साथ समेट रहे हैं। जैसे याद करिए, मैंने बताया अभी जैसे कल बताया था कि बोर्ड रूम में जैसे साड़ियां हैं, परंपरा का डेली यूज में शायद न पहनी जा रही हों ज़्यादातर, खासतौर से जो कामकाजी महिलाएं हैं, लेकिन कारपोरेट्स की बोर्ड रूम में पावरफुल वीमेंस उनको अगर आप बोर्ड रूम आदि मीटिंग में या कई सारे परंपराओं में कोर्ट रूम आदि में वो साड़ियाँ दिखाई देने लगी हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि अब वही ऐसे जुड़ाव हो रहा है कि परंपरागत तकनीक और आधुनिक डिजाइन दोनों का सम्मिश्रण हो रहा है, जिसके कारण हमारी बुनकर कला या बुनाई की कला क्या हो रही है, ज़्यादा समकालीन या समाचीन होती जा रही है। ठीक है, आप देखते हैं भारत के हथकरघा उत्पाद लोकल टू ग्लोबल कैसे लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। अभी जो उसको देखे हैं उसी का इसमें विस्तार है और इसमें दिखा रहा है कि कैसे भारत में हथकरघा क्षेत्र का आर्थिक महत्व है, साथ ही में कैसे हमारा हथकरघा क्षेत्र का निर्यात में महत्व बढ़ रहा है और उसको लेकर क्या सरकार के द्वारा हमारे अपने जो हथकरघा उत्पाद है उसको संरक्षित करने के लिए या कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ावा देने के लिए उसमें क्या क्या किया जा रहा है। यानी जैसे वो डिजाइनर के साथ तो है ही है, साथ ही में सरकार ने भी अपने बुनकर कला को, हमारे जो बुनकर पहचान है, इसको निर्यात करने के लिए, पहचान दिलाने के लिए कुछ, जैसे आप कोई चीज़ बाहर बिकती है तो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, तो जो दिखता है या जिसका नाम दिखता है उसको ब्रांड कहते हैं। तो हमारा जो बुनकर कला है, हमारा एक पहचान है, दुनिया में रही है, हम उस पूरे पहचान को लाते हैं, इसको लेकर हम ब्रांड देते हैं। हमारा जो परंपरागत पहचान है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको संरक्षित काम करने की करते हैं, कईयों को जीआई टैग देते हैं। ये सारे पहलू इसमें हम अपने लेख के आधार पे करेंगे। देखिए परिचय, देखिए हथकरघा क्षेत्र भारत में हाथ से बुने हुए उत्पादों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, यानी हस्तशिल्प का। हथकरघा उत्पाद भारत की संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित करते हुए आदर्श कारीगरी का भी जीवंत उदाहरण है। जैसे अभी पीछे देखे थे कि बनारसी साड़ियाँ कैसे श्रृंगार या अलंकरण का है, कांचीवरम साड़ियाँ कैसे आप कह सकते हो कि स्थिरता का है, धर्म का प्रतीक है। उसी तरह से यानी कल्चर और संस्कृति, हमारी जो बुनाई है, हमारी जो हथकरघा है, जो बुनकर कला है, कुछ न कुछ पहचान लिए हुए है। जैसे पश्मीना साले कश्मीर की, फुलकारी पंजाब की, चिकनकारी उत्तर प्रदेश की, मूंगा सिल्क असम की, नागा साल नागालैंड की, पोंचमपल्ली इकत तेलंगाना की, कांचीपुरम साड़ी तमिलनाडु की, मैसूर सिल्क कर्नाटक की, बांधनी साड़ियाँ गुजरात की और पैठड़ी महाराष्ट्र की है। ये सब उन क्षेत्रों की संस्कृति और सभ्यता को अपने अंदर समोहे हुए हैं। ठीक है, अगर हम देखें भारत में हथकरघा क्षेत्र का आर्थिक महत्व, तो भारत में हथकरघा क्षेत्र कृषि ऑर्गेनाइज क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो दूसरा सबसे बड़ा इसमें रोजगार प्रदाता है। इसमें 30 लाख लोग जो है रोजगार पाते हैं, किससे? बुनकर क्षेत्र या हथकरघा क्षेत्र से। और लगभग 24 लाख करघे हैं। देश का ये सबसे बड़ा कुटीर उद्योग क्या है? ये हथकरघा उद्योग ही जो हाथ से चलाए जाते हैं वो है। और भारत की हथकरघा उत्पाद छोटे शहरों और गांवों में उत्पादित भले होते हों, लेकिन उन्हें विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ये जो पहले उदाहरण बताए पश्मीना साल का या जो है नागालैंड की साल का या बनारसी साड़ियाँ या कांजीवरम साड़ियाँ, पटोला, ये सब चीज़ें हैं, या फुलकारी, ये भले लोकल क्षेत्र में उत्पादित होती हैं, लेकिन इनकी पहचान वैश्विक स्तर के बाजारों में भी है। तो इसीलिए लोकल टू ग्लोबल की बात की जा रही है। और ये वैश्विक पहचान भारत के हाथ से बुने हुए विभिन्न उत्पादों के लिए बड़े निर्यात बाजार बनाने में भी मदद करती है। ये पहचान है तो बिकता है। ठीक है,
भारतीय हथकरघा का अगर अंतर्राष्ट्रीयकरण देखें, यानी कैसे हमारा हथकरघा सामान या हस्तशिल्प का जो है हम निर्यात करते हैं, तो पहले हम अपने हथकरघा उत्पादों को विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा वर्गीकरण के तहत हार्मोनाइज्ड सिस्टम के तहत विशिष्ट कोड इनको दिया जाता है। और भारतीय हथकरघा उत्पादों का निर्यात 16-17 से लेकर 19-20 तक प्रत्येक वर्ष $300 मिलियन से अधिक था। तो $300 मिलियन देखा जाए तो लगभग 2,500 करोड़ से ज़्यादा का निर्यात हम करते थे 19-20 तक, 16-17 से लेकर 19-20 तक लगातार हम करते थे। लेकिन फिर कोरोना आ जाता है 2021, और कोविड-19 के तुरंत बाद अगर हम निर्यात में 30% की कमी हमें दिखाई दे जाती है। संभवतः जाहिर सी बात है, जब मार्केट बंद हो जाता है, दुनिया के पास दिक्कत आ जाती है, तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है कम हो जाती है। लेकिन 21-22 में कुछ सुधार देखा गया है, लेकिन अभी भी हमारा कोविड पहले की स्थिति में हमारा निर्यात नहीं पहुंचा है। ठीक है, भारतीय हथकरघा उत्पादों को विश्व के 20 से अधिक देशों में, मुख्य रूप से विकसित देशों और मध्य पूर्व में काफ़ी मांग है। इन देशों में अमेरिका प्रमुख बाजार है। क्या क्या मांग होती है? चटाई है, मैटिंग है, कालीन है, गलीचा है, बेडशीट है, कुशन कवर है, हथकरघा वस्तुएं हैं, जैसे घरेलू सजावटी उत्पादों में लिनन बेड है, पर्दे, टेबल, किचन लिनन, कुशल कवर आदि शामिल है। और ये सब जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रमुख शहर हैं जहाँ से निर्यात किया जाता है, जैसे करूर है, पानीपत है, वाराणसी है और कन्नूर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसको तथ्यात्मक है देख लीजिएगा, जो निर्यात किया जाता है और कुछ क्षेत्रों से है। इसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, हमारे लोकल चीज़ों की बाहर पहचान तो है, उनकी मांग भी है, लेकिन उसमें यह है कि वह सही चीज़ें उन्हें मिले। ये नहीं कि मशीन की द्वारा नकली चीज़ बनाकर उनको दे दिया जाए। इसीलिए हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए इंडिया हैंडलूम ट्रेडमार्क जो है चला है। हैंडलूम मार्क जो है आने से ग्राहकों को यह आश्वासन मिला कि संबंधित हथकरघा उत्पाद प्रमाणिक है, यह हाथ से ही बना है। प्रमाणिकता के अलावा के साथ साथ ये गुणवत्ता भी ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इंडिया हैंडलूम ने हथकरघा उत्पादों की एक ब्रांडिंग प्रदान की है जो जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट के साथ उच्च गुणवत्ता वाले हैं। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। जीरो इफेक्ट क्या होता है? जो पर्यावरण को कम से कम या शून्य नुकसान पहुंचाता है। जीरो डिफेक्ट माने जो गुणवत्ता के लिए बिल्कुल कम, जिसमें कोई भी गुणवत्ता की कमी न हो, तो उसको जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट कहा था। ये भारत के प्रधानमंत्री ने जब मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया था, तब उसके बारे में ये कहा था कि हमें ऐसे प्रोडक्ट पे पड़ना चाहिए जो जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट देते हों। और इसी को लेकर इंडिया अपने हैंडलूम के लिए इंडिया हैंडलूम हमने अपना एक ट्रेड मार्क लिया है। और इससे क्या होता है कि निर्यातक जो है समय पर उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े खरीदें और भारत के हाथ से बुने हुए प्रमाणिक उत्पादों के लिए एक अनूठी छवि कायम करें। तो इसको लेकर हमने हैंडलूम, इंडिया हैंडलूम ट्रेडमार्क दिया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय हथकरघा उत्पादों के लिए IPR सुरक्षा, जैसे अभी हम उदाहरण बताए थे ना पीछे, बनारस के जो बुनकर होते हैं वो पहले अपने बेटियों को नहीं बताते थे। क्यों नहीं बताते थे? कि उनको लगता था कि उनकी पहचान कहीं और न जाए। आज उस तरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी हमें अपने जो बुनकर हैं, जो बुनकर वर्ग है, उनकी जो परंपरा है, संस्कृति है, वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वो उनका, आप कह सकते हो कि जैसे दृश्य प्रॉपर्टी होती है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और उसका उनको कीमत मिलना चाहिए। और कीमत तब मिलेगा जब हम उसको संरक्षित कर सकते हैं। इसलिए भारत में हथकरघा उत्पादों के लिए भी बौद्धिक संपदा सुरक्षा, जियोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, द डिज़ाइन एक्ट 2000 के माध्यम से प्रदान किया जाता है। यानी GI एक्ट के माध्यम से, डिज़ाइन एक्ट के माध्यम से भारतीय जो हथकरघा उत्पाद हैं, उत्पादकों को बौद्धिक संपदा सुरक्षा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य न केवल भारत में बल्कि विदेशी बाजारों में भी निर्यात किए गए हथकरघा उत्पादों को IP सुरक्षा प्रदान करना है। अब जैसे कोई यहाँ से हस्तशिल्प जाता है, जाहिर सी बात है हाथ से बुनी हुई चीज़ों की बाहर में बहुत डिमांड है। अब हो सकता है कि कोई मशीन के द्वारा या कहीं भी और बड़े पैमाने पर वो चीज़ बना के उसी नाम से बेचा जाए और सस्ता बेचा जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो हमारा बुनकर समुदाय है उसका नुकसान हो सकता है, उसका बौद्धिक अधिकार जो है का असुरक्षित हो सकता है। उसको मेंटेन रखने के लिए
ये क्या किया जाता है, बौद्धिक अधिकारों की सुरक्षा दी जाती है, जिसमें कई सारी चीज़ों का जियोग्राफिकल इंडिकेशन किया जाता है। द डिजाइन एक्ट के तहत जो है उनको संरक्षित करने की कोशिश की जाती है। देखिए, भारत में हथकरघा उत्पादों को जीआई टैग भी दिया जाता है। भारत में कई हथकरघा उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जैसे पोचमपल्ली इकत है, चंदेरी साड़ी है, सोलापुर चादर है, मैसूर सिल्क है, कांचीपुरम सिल्क आदि चीज़ें हैं। ये जीआई टैग ये सुनिश्चित करती है कि उन्हें मशीनों द्वारा कॉपी और निर्मित न किया जाए। इन उत्पादों से बुनकरों की कीमत से नुकसान में उबरने में मदद मिलता है कि मशीन द्वारा न बनाया जाए। जिस क्षेत्र की ये कला है उस क्षेत्र के ही लोगों तक उसका लाभ मिल सके। ठीक है, भारतीय हथकरघा के लिए संभावित वैश्विक अवसर क्या है? देखिए, मशीन निर्मित उत्पादों के उत्पादन में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रकृति के बावजूद भी भारतीय हथकरघा उत्पादों के नए अवसर मौजूद हैं। क्यों हैं? क्योंकि वर्तमान समय में खरीदारों और विक्रेताओं का ज्यादातर ध्यान टिकाऊ उत्पादों पर है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट पे उनका ध्यान ज्यादा है। नई पीढ़ी स्टाइल के प्रति जागरूक तो है, लेकिन पर्यावरण प्रेमी भी है और ऐसे उत्पादों को पसंद करती है जो स्टाइलिश हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। तो ऐसे में हथकरघा उत्पाद नई पीढ़ी की इन दोनों आवश्यकताओं को पूरी कर रही है, स्टाइलिश भी है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं कर रही। ये कैसे हो रहा है? अभी इसके पहले वाले ही आर्टिकल में देखा था कि कैसे हमारा बुनकर या हथकरघा बुनकर जो लोग हैं, कैसे नए नए जो मॉडर्न डिजाइनर हैं उन लोगों के साथ मिलके इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और बढ़ते ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपलब्धता से हथकरघा उत्पादों को छोटे शहरों और दूर दराज के स्थानों से भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने का अवसर, ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्रदान हो रही है। ठीक है, भारतीय हथकरघा के समझ चुनौतियां क्या है? तो देखिए, चुनौतियां वही हैं कि हाथ से बुनाई की परंपरा को जीवित रखना महत्वपूर्ण है और बुनकर जो है वो अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहते हैं। क्यों नहीं सिखाना चाहते हैं? क्योंकि और जो रोजगार, पढ़ाई लिखाई करके अन्य रोजगार जो बच्चे अगर प्राप्त करें तो वह उन्हें ज़्यादा रोजगार या ज़्यादा आय जनरेट कर सकती है। ऐसे में वो अपने बच्चों को ये सिखाने या उस पेशे में लाने को लेकर वो इच्छुक नहीं है। साथ ही में उत्पादकों को मशीन निर्मित कपड़ों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कम श्रम लगने के कारण अक्सर सस्ते होते हैं। साथ ही में इनके द्वारा मशीन से बने उत्पाद हाथ से बुने हुए उत्पादों की प्रतिकृतियों की तरह या कॉपी दिखते हैं और सस्ते होते हैं। हालांकि उसको लेकर जो ब्रांडिंग आदि की जाती है, लेकिन ये ब्रांडिंग और ये सारी चीज़ों को लेकर तो आप कह सकते हो कि बड़े मार्केट में, छोटे मार्केट में ज़्यादातर लोग इस मशीन वाली चीज़ों को ही वो क्या समझ लेते हैं कि ये बुनकर और इस तरह की है, जैसे बनारसी साड़ी हो, कांजीवरम सिल्क हो, इसकी सूरत में खूब बढ़िया जो है मशीन से निर्मित होके आ जाती है और उनको उस तरह से दिखाया जाता है कि ये बनारसी है या कांजीवरम है, जबकि वास्तव में वो मशीन से या फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं, कमियाँ हैं, लेकिन फिर भी अवसर है, क्योंकि ये वो चीज़ है, हमारा जो परंपरागत रूप से जो हमारा बुनकर समुदाय रहा है वह सस्टेनेबिलिटी को पकड़ा रखा है। उसमें जो चीज़ें प्रयोग होती हैं वह प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाती है। साथ ही में जो वो उपयोग करने के बाद भी होती है वह भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो कमी थी, आधुनिकता की कमी, वह मॉडर्न डिज़ाइनरों, सरकार द्वारा, बहुत सारे संस्थाओं द्वारा, एनजीओ द्वारा और ख़ासतौर से ई प्लेटफॉर्म के द्वारा मिलकर उन चीज़ों को दूर किया जा रहा है और निश्चित रूप से भारतीय बुनकर कला लोकल टू ग्लोबल होती जा रही है। ठीक है, चलिए इस पार्ट में इतना ही मिलते हैं, बाकी आगे योजना के अगले पार्ट में मिलते हैं, अगले हिस्से में। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।